अभी ऑन है ना रिकॉर्डिंग? हाँ सर ऑन। Yes. ठीक है, तो होमोजेनाइजेशन। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं छोटा सा, उससे बिल्डअप करते हैं टॉपिक को। तो जैसे मान लो मेरे पास ओके अभी क्या करूं इसमें? हाँ ठीक है, गॉट इट। लेट्स से इफ आई हैव अ पैराबोला, सबने पैराबोला पढ़ तो रखा है ना स्कूल में, थोड़ा बहुत तो आइडिया है सबको बेसिक इक्वेशन क्या होती है, Yes, sir. यस सर। ठीक है। एंड लेट्स से आई हैव अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये किसी पॉइंट ए एंड किसी पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके किसी पॉइंट ए एंड किसी पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नाउ आई हैव टू फाइंड, just give me a second. Now let's say I have a pair of straight line passing through origin and I have to find the angle between these two straight lines. तो कैसे कर सकते हैं उसको? सर वो दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। हाँ, I have a parabola with me. पैराबोला के बाद मुझे एक स्ट्रेट लाइन पता है एंड मुझे पॉइंट ए और पॉइंट बी मतलब ओरिजिन से पास करते हुए और पॉइंट ए और पॉइंट बी पे इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो हाउ कैन आई डिटरमाइन इट? सर पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, वो फाइंड करनी हाँ, है। पैराबोला गिवन है, स्ट्रेट लाइन गिवन है। लेट्स से पैराबोला इज गिवन एज y square is equals to 4x और स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज x plus y is equals to 2। लेट्स से मुझे दोनों गिवन है, तो हाउ कैन वी? दोनों का इंटरसेक्शन निकाल देंगे फिर स्लोप से। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ कि बिना इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले, बिना ए और बी पॉइंट फाइंड किए, you have to find the angle between line OA and OB। अब कैसे करेंगे? है ना, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, होमोजेनाइजेशन। लाइक यू कैन नॉट फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल करके, तो दैट इज वेरी ऑब्वियस ना कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दोगे, फिर वंस यू नो द मतलब ओरिजिन आपको पता है 0,0 है, आपको ए पॉइंट मिल जाएगा, आपको बी पॉइंट मिल जाएगा, आप ओए की इक्वेशन निकालोगे, आप ओबी की इक्वेशन निकालोगे, फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस करोगे। डोंट यू थिंक बहुत लेंदी सा प्रोसेस है एंड बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है, हर कोई कर सकता है। तो होमोजेनाइजेशन क्या करेगा ना, होमोजेनाइजेशन इस मेथड का ऑल्टरनेटिव देगा और काफी इंटरेस्टिंग सा ऑल्टरनेटिव देगा। तो बिफोर गोइंग इन दैट डीप, लेट्स study the word homogenization. What does this word homogenization mean? Anyone? क्या लग रहा है क्या मतलब होगा इस homogenization का? सारे टर्म्स को सेम पावर में लेंगे लगभग। सेम पावर होना चाहिए सबका। राइट, सारे टर्म पे सेम डिग्री लेकर के आएंगे, मतलब सारे टर्म्स की डिग्री सेम करेंगे। तो अगर मेरे पास कोई पैराबोला है और एक मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, तो सारे टर्म्स की डिग्री सेम कैसे कर सकते हैं? लेट्स से मुझे यहाँ पे हर किसी को सेकेंड डिग्री बनाना है, तो हाउ कैन वी डू दैट? देखना ध्यान से यहाँ पे let's say this is equation A and this is equation B. So I can write equation A as y square is equals to 4x into 1, right? लिख सकता हूँ। Also equation B को I can write as x plus y divided by 2 is equals to 1। यहाँ तक बस सिंपल सी चीज है, 1 कर दिया दोनों तरफ, एक चीज मतलब 4x into 1 कर दिया और यहाँ पे 1 कर दिया, मतलब एक नॉर्मल 2D इक्वेशन में मतलब लीनियर इक्वेशन में 1 कर दिया। Now what I will be doing is ये वाले 1 की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। देखो क्या हो रहा है, y square is equals to 4x multiply by x plus y by 2। अब अगर मैं इस इक्वेशन को ओपन करता हूँ तो will I be getting a, सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आ रहा है, y square is equal to 2x square plus 2xy। हाँ तो y square is equals to 2x square plus 2xy या 2x square plus 2xy minus y square is equals to 0। मुझे ये एक होमोजीनियस इक्वेशन मिल रही है। इज दिस एन होमोजीनियस इक्वेशन? यस सर। हाँ Yes. सर, आपने क्या क्या किया वो एक बार वापस बताओ ना। हाँ चलो, देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक पैराबोला लिया
y square is equals to 4x, कोई भी कर्व हो सकता है, मैंने बेसिकली एक 2D कर्व लिया इस सिचुएशन में, एग्जांपल के लिए पैराबोला ले लिया और एक स्ट्रेट लाइन लिया। तो अब कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे ए बी। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज कि मुझे एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी निकालना है, मुझे एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी निकालना है विदाउट फाइंडिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो इसके लिए आई एम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन। यहाँ पे व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं जो इक्वेशन ए है पैराबोला की इक्वेशन है, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x into 1। ऑल्सो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन bx प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी, उसको आई कैन रीराइट इट इन दिस फॉर्म, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। और फिर ये वाली इक्वेशन में जो 1 है, इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। तो फाइनली जो मुझे एक इक्वेशन मिली, इज दिस एन होमोजीनियस इक्वेशन, ये पूछा था मैंने, तो आप लोगों ने बोला यस। नाउ ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है, क्या ये ओरिजिन से पास करती हुई इक्वेशन होगी? यस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी? यस सर। करेगी। देन हाउ कैन वी बी सो सर्टेन कि ये ए और बी पॉइंट से पास होगी? मतलब दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर द होमोजीनियस इक्वेशन, मतलब फॉर द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ओ ए और ओ बी, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बट हाउ कैन वी बी सो सर्टेन दैट दिस लाइन विल पास थ्रू ए एंड बी? एनीवन? ये हमने वो दो इक्वेशंस ही कंबाइन किए ना। इक्वेशन कंबाइन। राइट, दो इक्वेशन कंबाइन किए हैं। तो अगर instead of following the normal tedious process wherein मैं दो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यू निकालता, फिर इक्वेशन ऑफ OA इक्वेशन ऑफ OB निकालता, एंड फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालता, या स्लोप ऑफ OA और स्लोप ऑफ OB निकाल के एंगल बिटवीन टू, मतलब स्लोप बिटवीन निकालता, तो वो प्रोसेस फॉलो करने की जगह व्हाट आई डिड वाज, मैंने इस वन का यूज करके इक्वेशन को होमोजेनाइज किया। When an homogeneous equation of two variables of degree 2 will give me a pair of a straight line, you guys already know this. And finally मुझे क्या मिल रहा है, मुझे एक pair of a straight line की equation मिल रही है। And if I'm having that pair of a straight line की equation passing through origin, तो ये मुझे क्या मिल रहा है, ये मुझे pair of straight line की equation मिल रही है passing through origin and points of intersection of curve। कौन कौन से कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिल रहा है? y square is equals to 4x and x plus y is equals to 2। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। अब क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इजी हो गया ना। इफ आई नो अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो मुझे पता है कि एंगल क्या होता है। व्हाट इज द एंगल? सर वो m1 m2 वो सब tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2 times of h square minus ab upon a plus b, राइट? हाँ सर, हाँ सर। यही होता है ना, फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो। h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू 1 है, 1 है। तो h स्क्वायर विल बी 1। a और b मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? +2। एक तो ये -1 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो +2 आ जाएगा, तो 2√3, और a प्लस b करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो मिल गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू 2√3। सिंपल सा। तो ये है होमोजेनाइजेशन। इसका स्टेटमेंट मैं लिखवा रहा हूँ, बट कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया क्या कर रहे हैं होमोजेनाइजेशन में? होमोजेनाइजेशन का यूज कैसे कर सकते हैं? यस सर। मान लो मेरे पास कोई एक 2D कर्व दिया होगा और उससे इंटरसेक्टिंग, इसके ये तो वन ऑफ द एप्लीकेशन है होमोजेनाइजेशन का। इससे आगे जब हम आगे और भी चीजें पढ़ेंगे तो वहाँ पे विल स्टडी दीज थिंग इन वेरी डिटेल्स, मतलब होमोजेनाइजेशन का और भी यूज देखेंगे। तो यहाँ पे मान लो मेरे पास कोई एक 2D कर्व दिया हुआ है और एक स्ट्रेट लाइन दी है जो उससे इंटरसेक्ट करेगी, और मुझे लेट्स से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है या कुछ भी डिटेल्स निकालनी है उसके थ्रू। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दोस टू इक्वेशंस डायरेक्टली, व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं इस वन का यूज करूंगा, इस वन का यूज करके मैं इक्वेशन को होमोजेनाइज करूंगा
and once I am homogenizing this equation, इस particular situation में I am getting pair of straight lines, और अगर मुझे एक बार pair of straight lines मिल गए तो फिर pair of straight line वाली जो भी चीजें हैं वो मेरे पास मुझे पता है, वो सारी चीजें मैं यूज कर सकता सर हूँ। वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वही कैसे होंगी जो हमने क्वेश्चन में पूछी थी? देखो दो चीजें, सबसे पहले तो ये एक सेंटर से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, राइट? हाँ सर। ऑल्सो ये इक्वेशन ए और बी को सेटिस्फाई करनी चाहिए, करेंगी? हाँ तो वही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो होगी ना, और सेंटर से पास होगी ओ ए और ओ बी। सेंटर से पास करेगी, एक ए पॉइंट तक जाएगी, तो एक तो लाइन ओ ए हो गई, एक ओ बी हो गई, तो वही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो होगी ना। यस समझ में आ गया? सर। पॉइंट ए कहाँ से मिला था? पॉइंट ए निकाला नहीं है बेटा हमने। पॉइंट ए विल बी, जैसे मान लो अगर इन दोनों इक्वेशन नहीं को सर, सिंपलीफाई किसका करोगे, इंटरसेक्शन है वो ऐसे पूछा। वो ये जो स्ट्रेट लाइन है x plus y is equals to 2 और पैराबोला y square is equals to 4x, उनका इंटरसेक्शन। ओके सर, 2 पॉइंट्स। हाँ, तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे ना। ठीक है, ये समझ में आया? तो स्टेटमेंट नोट करें। Is this thing clear everyone? हाँ सर। Yes. Okay, तो स्टेटमेंट लिख लो। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ pair of a straight line passing through origin and points of intersection of a second degree curve सेकेंड डिग्री कर्व को मैं s इज इक्वल्स टू 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है? एंड लाइन, सेकेंड डिग्री कर्व की इक्वेशन लिख लो यहाँ पे। सेकेंड डिग्री कर्व की इक्वेशन क्या होती है एनीवन? सेकेंड डिग्री कर्व की इक्वेशन क्या होती है एनीवन? एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c एंड लाइन। अब लाइन के लिए वेरिएबल्स खत्म हो गए हैं, तो lx प्लस my प्लस n इज इक्वल्स टू 0 यूज कर रहा हूँ मैं, l m और n, ठीक है? तो हम होमोजेनाइजेशन के लिए क्या यूज कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन को lx प्लस my माइनस n इज इक्वल्स टू 1 करेंगे, ठीक है? और ये 1 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस 2D इक्वेशन में। ये 1 की वैल्यू हम इस कौन से टर्म्स के साथ हमें सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ेगी? बताओ कौन कौन से टर्म्स के साथ हमें सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ेगी? ये जो लीनियर टर्म्स होंगे मेरे साथ, उनके साथ ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2hxy 2gx 2fy हाँ, और राइट। तो 2gx इंटू 1 लिखूंगा प्लस 2fy इंटू 1 लिखूंगा प्लस कांस्टेंट वाले टर्म के साथ क्या करेंगे एनीवन? तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड मोहित। तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, मतलब पहले एक 1 की स्क्वायर की वैल्यू भी तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, अगर 1 हो गया तो ये जो 3 टर्म्स है मेरे पास, इन 3 टर्म्स में हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे और कांस्टेंट वाले टर्म में हम 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, एंड फाइनली जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी दैट विल बी द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो दिस सर इज द कांस्टेंट होल। टर्म को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते क्या? फिर वो होमोजेनियस इक्वेशन होमोजेनियस नहीं रहेगी, बनाना। होमोजेनियस इक्वेशन नहीं रहेगी। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ होमोजेनाइजेशन। मुझे अब कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 होती है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करती है। यू गाइस नो दिस, राइट? यस सर। तो एक बार ये नोट करो
जस्ट गिव मी अ मिनट। सर इसलिए ऊपर हमने 4x के साथ ही मल्टीप्लाई किया था। इसके साथ हमने 4x के साथ, हाँ तो ये तो x हाँ। वाला टर्म तो एक ही है ना हाँ सर इसलिए यहाँ पे। हाँ यहाँ पे ये तो नॉर्मल मैंने इक्वेशन लिखी है ना, जनरल फॉर्म लिख दिया है। ठीक है, 1 मिनट देना मुझे। ठीक है, ये हो गया सबका, नोट हो गया सबका। हाँ सर ये इक्वेशन होमोजेनस करने के लिए, सॉरी शाकिदीप, आवाज नहीं आ रही सर बेटा, ये क्या कह रहे हो? इक्वेशन होमोजेनस करने के लिए ना आपने जो नीचे किया, हाँ ये इक्वेशन होमोजीनियस है। स्टेप्स लिख लो, स्टेप्स चाहो तो लिख लो। स्टेप 1 तो मैंने यही लिखा दिया कि स्टेप 1 विल बी कि तो सबसे पहले ऊपर इसको की 1 तरफ इक्वेट करो। हाँ, और फिर एक स्टेप 2 में ये टर्म्स तो ऐसे ही रहेंगे। स्टेप 2 में फिर आप इसको जो x वाला टर्म है उसके साथ 1, क्योंकि सबको 2 डिग्री इक्वेशन बनाना है ना, तो अगर यहाँ पे एक x मल्टीप्लाई कर दोगे तो दैट विल बी अ 2 डिग्री इक्वेशन। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, समझ गए ना शाकिदीप? यस हाँ ओके। सेकेंड क्वेश्चन इज, मान लो मेरे पास कुछ, मैंने तो अभी जो लाइन ली वो कैसी थी, lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल्स टू 0 टाइप की थी, राइट? मान लो मेरे पास कोई लाइन ऐसी आ जाए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, इसको कैसे होमोजेनाइज करेंगे? एनीवन, इसको कैसे होमोजेनाइज करेंगे? सर किसको x प्लस वाई को x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, अगर मान लो मेरे पास एक ऐसी लाइन आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट टर्म ही नहीं है राइट हैंड साइड में, जिससे ला करके डिवाइड करके राइट हैंड साइड को 1 कर दें, तो हाउ विल वी सर होमोजेनाइज माइनस दिस? एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 1 लेंगे क्या? इज इक्वल टू y, माइनस एक्स बाय वाई इज इक्वल्स टू 1। फिर वो पावर 2 थोड़ी ना है। नहीं, फिर तो डिनोमिनेटर में एक y भी आ जाएगा ना। इसको होमोजेनाइज करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सर मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। मतलब ये ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन ऑलरेडी ओरिजिन से पास हो रही है क्या? हाँ सर। हाँ पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हो इस सिचुएशन में, यू कैन नॉट होमोजेनाइज दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन है उसमें याद रखना कि सर आप ये कांस्टेंट टर्म लाइन होना वाला चाहिए। वापस समझाओगे? देखो ये ऑलरेडी ओरिजिन से पास करनी है, इसको कैसे होमोजेनाइज करोगे? राइट हैंड साइड पे तुम्हें 1 चाहिए ना। और मोहित सर कौन और सा लाइन वैसे वाला है? क्यों नहीं कर रहे, माइनस एक्स बाय वाई क्यों नहीं कर रहे? वही लास्ट वाला क्योंकि सर। अगर मान लो माइनस एक्स बाई वाई यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो एक्स स्क्वायर का तो टर्म आ जाएगा डिनोमिनेटर में, वाई भी आ जाएगा ना, हाँ तो इफेक्टिवली तो 1 ही फिर हो वो तो जाएगा फिर वापस से डिग्री। 1 डिग्री ही हो गया ना। समझा अभी? हाँ सर समझा। तो you cannot homogenize this type of equation, you require a constant term. सर आप वो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई करना है बता रहे थे तब मैं डिस्कनेक्ट हो गया। 1 बेटा, ये जो भी मेरे पास 1 डिग्री वाले या कांस्टेंट टर्म्स है ना उनके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मुझे क्या करना है, सबको क्वाड्रेटिक बनाना है, सबको 2 डिग्री टर्म्स बनाना है। तो जैसे यहाँ पे 2gx है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2fy है इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे c है तो c के साथ 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक ही बार मल्टीप्लाई करोगे तब तो एक ही डिग्री आएगा ना। हाँ सर ठीक। समझ गए?
सर बट वो जिस सेकंड डिग्री कर्व में कांस्टेंट नहीं उसमें तो कर देंगे ना। जिस सेकंड डिग्री कर्व में कांस्टेंट, हाँ उसमें जिसमें जिस सेकंड डिग्री टर्म में कांस्टेंट नहीं है उसमें तो बस इतना ही करना पड़ेगा। जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मैंने लिया था, तो इसमें बस x वाला एक ही टर्म था, तो एक ही बार 1 मल्टीप्लाई किया। समझा अभी? हाँ ठीक है, तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट होमोजेनाइजेशन। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है ये। इसके बेसिस पे एक आध क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुक्स में। तो लाइक यूजुअली ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल बनाओ बताओ। तो बिना इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किए आप एक्चुअली में एंगल बता सकते हो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल करके, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला यूज करके। तो दिस वाज वन टॉपिक दैट वाज लेफ्ट। सर वो x plus y equal to 0 का वापस x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 को वापस से समझाओ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 को राइट हैंड साइड पे 1 करना है तुम्हें, राइट? सर ये चीज तो खुद से समझ में आनी चाहिए ना बेटा। देखो राइट हैंड साइड पे तुम्हें 1 करना है, तो अभी क्या कर रहे थे, इसको राइट हैंड साइड ले जा करके डिवाइड बाय n कर दे रहे थे, तो राइट हैंड साइड पे 1 आ जा रहा था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि x इज इक्वल्स टू माइनस वाई टाइप आएगा, या मान लो अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो ऐसा कुछ आएगा। चलो ऐसा ले लिया, राइट? माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल्स टू 1। सॉरी, इतना समझ में आया यहाँ तक, माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल्स टू 1 तक? यस सर अब अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ 1 की जगह माइनस एक्स बाय वाई, तो देखो एक्स स्क्वायर तो हो रहा है लेकिन डिनोमिनेटर में y आ रहा है, राइट? तो ये तो वापस से 1 डिग्री ही हो गया ना। हाँ ठीक है, तो इसलिए नहीं कर सकते, मतलब पॉसिबल नहीं है। प्लस माइनस 1 करके किया तो प्लस माइनस 1 करके किया, उससे क्या डिफरेंस आएगा? डिनोमिनेट देखो, तो कोई उससे चीज तो अगर एक एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा, फिर होमोजेनाइज नहीं होगा। नहीं होगा नहीं होगा, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 ना, कभी होमोजेनाइज नहीं होगा। ठीक है, वापस से लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन ऑलरेडी पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस कैन नॉट बी होमोजेनाइज्ड। ठीक है, तो ये होमोजेनाइजेशन एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था। दिस इज कंप्लीट फॉर यू गाइस। तो आई होप सबको समझ में भी आ गया होगा। होमोजेनाइजेशन होता क्या है, जब भी मेरे पास एक 2D कर्व होता है, ये स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से। जब भी मेरे पास एक 2D कर्व होता है और एक लाइन होती है, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता है, तो हम होमोजेनाइजेशन के थ्रू उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका स्टेप यहाँ लिखा हुआ है, स्टेप 1 इज दिस एंड दिस इज स्टेप 2। एक बार सब इस जो गिवन लाइन है इसको 1 से इक्वेट कर दो, फिर यहाँ पे जो गिवन s इज इक्वल्स टू 0 था, उसमें s इज इक्वल्स टू 0 में जो तुम्हारा लीनियर टर्म्स है और जो कांस्टेंट टर्म है, उसमें अकॉर्डिंगली 1 और 1 स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कर दो एंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो स्टेप 1 वाली, तो you'll get the homogenized equation। ठीक है, आगे बढ़े एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, Circle. सर्कल्स। सर इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है? इस पे क्वेश्चन जैसे मैंने अभी पूछा ना कि एंगल बिटवीन टू लाइंस बताओ, क्वेश्चन बहुत नॉर्मल आएगा। क्वेश्चन नॉर्मली मान लो एक 2D कर्व रहेगी, एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, तो समझ लेना कि होमोजेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो वहां पे। और क्वेश्चन आएगा कि मतलब एक बार पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी तो फिर बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, हाँ ओके, नेक्स्ट इज सर्कल्स। तो एनीवन, व्हाट इज अ सर्कल? सर्कल क्या है? लोकस। क्या है?
locus of point Sir, set of all points किसी एक on a point plane से सारा distance same equidistant होगा from a fixed point. Equidistant, locus of a point which is equidistant from a Equidistant fixed from a point. fixed point. fixed point तो बेसिकली आप ध्यान से सुनना मेरा स्टेटमेंट कि यहाँ पे फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स जितने भी शेप होंगे वो किसी न किसी चीज का लोकस होंगे. एवरी शेप इज द लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट. ये ध्यान से देखना. एवरी शेप इज अ लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट. इफ आई एम राइटिंग दिस, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? जैसे हाँ, सर्किल सर, के सही केस में है। क्या हो गया? सही है. तो ये चीज समझ में आती है सबको. अच्छा, मान लो अगर मैंने पूछा कि एक बहुत नॉर्मल सा स्टेटमेंट अभी किसी ने बोला कि मेरे पास एक सर्किल है, सर्किल एक फिक्स पॉइंट होगा, एक फिक्स पॉइंट और एक वेरिएबल पॉइंट होगा. तो फिक्स पॉइंट, let's say this distance is a. तो locus of a point which is equidistant from a fixed point, that fixed point is O in this particular case, will give me a circle. अगर मैं सर्कल को किसी और तरह से डिफाइन करना चाहूँ तो anyone? लोकस के ही रेस्पेक्ट में anyone? So path traced by points such that distance same ही रहेगा, ऐसा कुछ. पाथ ट्रेस्ड बाय पॉइंट्स जिनके बीच का डिस्टेंस सेम ही रहेगा. तो जैसे मान लो मेरे पास जैसे मान लो मेरे पास ए और बी पॉइंट्स हैं, तो दोनों पॉइंट्स को मूव कराना पड़ेगा ना फिर तो. नहीं सर, एक को फिक्स रखें. फिर तो वही पॉइंट सेम ही डेफिनेशन हो गई डेफिनेशन ना. हो गया. हाँ, कुछ सर और दोनों एनीवन? फिर उन दोनों पॉइंट्स को एक्सिस पे मूव कराएंगे और जो मिड पॉइंट होगा उसका लोकस. मिड पॉइंट का लोकस, ठीक है, दैट इज वेरी गुड. एक तरह से कर सकते हैं कि लाइक आई हैव 2 पॉइंट्स और ए और बी, और इनके मिड पॉइंट का भी लोकस देख सकते हो. दैट विल आल्सो गिव सर्कल. बट ठीक है, मोर और लेस सिमिलर टाइप का डेफिनेशन हो गया. उसके मिड पॉइंट को फिक्स कर दें. उसके मिड पॉइंट को फिक्स कर दोगे तो भी बन जाएगा. राइट, वेरी गुड. वो भी एक डेफिनेशन हो गई. कुछ और? सर, path traced by a family of line जो कि फिक्स डिस्टेंस पे उसके ऊपर एक पॉइंट है, ऐसा कुछ. पाथ सर, फैमिली ऑफ लाइंस पे traced by- एक फिक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट है. हाँ, मतलब उसी को थोड़ा फैंसी टर्म्स में रिप्रेजेंट करने का भी हो गया ना. हाँ, यस. सर हमने अच्छा, मान लोकस क्वेश्चन किया था ना, जिसमें एक रॉड को हमने स्लाइड करा था एक्सिस पे, तो उसका मिड पॉइंट जो पाथ ट्रेस करेगा वो हाँ, भी सर्कल रहेगा क्या? वही वो अभी डिस्कस हुआ वही कि अगर मान लो मेरे पास एक रॉड है ए बी की, तो उसका मिड पॉइंट जो पाथ ट्रेस करेगा वो सर्किल होगा. वो है, ठीक है, दैट इज. अगर मान लो एक डेफिनेशन ऐसी देखते हैं, अगर मान लो मेरे पास ए और बी पॉइंट्स हैं और दोनों पॉइंट फिक्स्ड हैं, बोथ द पॉइंट्स आर फिक्स्ड, तो एक सी पॉइंट ऐसा होगा दैट विल बी फॉर्मिंग अ 90 डिग्री एंगल. हाँ सर, ऐसा रहेगा. पढ़ रखा है ना सबने? हाँ सर, सर जिसमें पढ़ा था. तो दिस विल आल्सो फॉर्म अ सर्किल. ये भी देखेंगे अभी आगे चल करके. ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन पहले लिख लो कि सर्किल इज locus of a point P which is at a constant distance from a fixed point. Which is at a constant distance from a fixed point. ठीक है, इस फॉर्म को भी अभी देखेंगे आगे चल करके. ठीक है, तो नोट दिस थिंग डाउन. Okay. Now the next topic is equation of a circle. अब equation of a circle क्या होता है देखते हैं. सर ऊपर स्क्रॉल करो.
एक मिनट। हाँ सर। तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ देखेंगे हम, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ अ सर्कल देखेंगे हम। बट बिफोर मूविंग टू दिस, मुझे एक चीज और पूछनी है। यहाँ पे मैंने 90 डिग्री बनाया तो सबको समझ में आ गया ना कि ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब लाइक दिस वाज रिप्रेजेंट सर्कल। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया अभी मेरे दिमाग में, व्हाट विल हैपन इफ मैंने दो फिक्स पॉइंट्स लिए एंड एंगल मैंने 90 डिग्री की जगह कुछ और कर दिया, लेट्स से 60 डिग्री कर दिया या 30 डिग्री कर दिया, फिक्स एंगल कर दिया, लेट्स से थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री फिक्स कर दिया, तो व्हाट विल हैपन? शायद एलिप्स मिल जाए। एलिप्स या दूसरा कुछ। एलिप्स या दूसरा कुछ नहीं, सर थोड़ा या और। फिर सर्कल का कोई कॉर्ड हो सकता है। वेरी गुड बेटा। ये जो है ना, अगर ये डायमीटर हो गया तब तो ये 90 डिग्री होगा, बट इफ आई एम यूजिंग एनी अदर पॉइंट और मैंने कुछ एंगल फिक्स कर दिया तो ये सर्कल के कॉर्ड की तरह एक्ट करेगा, मतलब दिस विल गिव यू अ सेक्शन ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। हाँ बेसिकली आर्क देगा, तो मतलब एक सेक्शन ऑफ अ सर्कल, सेक्टर नहीं सॉरी, क्या बोलते हैं इसको, सीकेंट ऑफ अ सर्कल। समझा ये पॉइंट? हाँ। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान में रखना। नाउ कमिंग बैक टू इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल में जो सबसे पहला है दैट इज द सीकेंट, में इसको सेगमेंट बोलो ज्यादा बेटर है वो ना, तो सेगमेंट मिरर ऑफ होके नीचे भी आ जाएगा ना, तो लेकिन 60 डिग्री नहीं मेंटेन होगा ना बेटा तब, मतलब ऐसा कुछ आएगा ना आप बोल रहे हो, तो हाँ आगे सर, ये किसी सर्कल 60 का डिग्री सेगमेंट हो हो जाएगा। जाएगा। हाँ तो ये किसी सेगमेंट का सर्कल हो जाएगा, मतलब अब वो किसी और सर्कल का सेगमेंट हो जाएगा। दिस विल बी अ, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, दिस विल बी अ हाँ सर, सेगमेंट ऑफ वन वो सर्कल। दूसरे सर्कल का पार्ट होगा। हाँ वो दूसरे सर्कल का हो जाएगा। ओके, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। हाँ बोलो। थीटा अगर 90 डिग्री से कम होगा तो वो कॉर्ड हो जाएगा। हाँ नॉट कॉर्ड हो जाएगा, तो कॉर्ड से अगर कुछ बनाओगे तो सर्कुलर फॉर्म में आएगा, बट दैट विल रिप्रेजेंट अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले तो सबसे बेसिक वाली, एक सेकेंड है ना, जस्ट गिव मी अ मिनट। सॉरी अबाउट दैट, देयर वाज समवन एट द डोर। हाँ, तो सबसे पहला इज स्टैंडर्ड सर्कल। स्टैंडर्ड सर्कल, तो स्टैंडर्ड सर्कल वो सर्कल होगा जो ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। तो एक पी पॉइंट ले लिया, एच कॉमा के, और सबको पता है कि स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। यस सर। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज ए, तो स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच माइनस जीरो का के माइनस जीरो का स्क्वायर, विच इज ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, विच इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लोकस में सबने पढ़ रखा है कि फाइनली एच कॉमा के को एक्स कॉमा वाई से रिप्लेस कर देते हैं। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सेंटर रेडियस फॉर्म। सेंटर रेडियस फॉर्म। अच्छा, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती थी? स्लोप एंड पॉइंट। स्लोप और पॉइंट चाहिए होता था, राइट? तो किसी भी सर्किल की इक्वेशन लिखने के लिए ना मुझे दो चीजें चाहिए, दैट इज सेंटर एंड रेडियस। इफ आई हैव सेंटर एंड रेडियस तो फिर मैं किसी भी सर्किल का इक्वेशन लिख सकता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे लेट द
सेंटर भी x1 कॉमा y1, सेंटर को x1 कॉमा y1 ले लिया, ठीक है, सॉरी। तो अगर सेंटर को x1 कॉमा y1 ले लिया तो कोई मुझे बताओ, एनीवन एक्सेप्ट फॉर द वंस जो रेगुलरली बोलते हैं, कैसे आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल? एनीवन? x1 square minus h the whole square हम्म, plus x1 minus k the whole square equals to radius square. प्लस y1 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर मैं इसको h और k को मतलब सबसे पहले तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ थोड़ा, h माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 का होल स्क्वायर is equals to a square लिख रहा हूँ। Now if I will replace h and k with x and y, तो क्या आ जाएगा? x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये आ जाएगा मेरे पास। नाउ यहाँ पे x1 कॉमा y1 जो हो जाएगा दैट विल बी सेंटर, और रेडियस क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो everyone will be understanding this, should be able to understand this. Now let's say this is equation a, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे सेंटर पता है तो सीधे आपको सेंटर x माइनस x1 सेंटर का x पॉइंट प्लस y माइनस y1 मतलब स्क्वायर करना है दोनों तरफ और इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर कर देना है। यू विल गेट द फाइनल आंसर। नाउ इफ आई एम ओपनिंग दिस, मतलब अगर ये जो इक्वेशन ए है इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ, तो इसको एक्सपैंड करने के बाद देखो मुझे क्या इक्वेशन मिल रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x x1 माइनस 2y y1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a जीरो। देखो a स्क्वायर को तो लास्ट में ले आया हूँ, एक मिनट एक्स सर, ये क्या स्क्वायर, था? ये आपने इस इक्वेशन को एक्सपैंड किया, एक्सपैंड इक्वेशन है। अच्छा अच्छा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x x1 प्लस x1 स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2y y1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। एक्सपैंड करके बस लिख दिया, दिस इज इक्वेशन बी, विल होल्ड ऑन टू दिस, ठीक है। हम नॉर्मली जब लिखेंगे सेंटर रेडियस फॉर्म, तो सेंटर रेडियस फॉर्म में हमें बस इतना ही लिखना है, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहाँ तक मेरा सेंटर फॉर्म खत्म है। ये मैंने आगे फर्दर रेफरेंस के लिए इसको बस एक्सपैंड करके लिख लिया इक्वेशन बी को। तो इक्वेशन ए इज द आंसर ऑफ सेंटर रेडियस फॉर्म। अच्छा, हम इतने सारे फॉर्म्स क्यों पढ़ते हैं? कभी सोचा है लाइक व्हाई डू वी स्टडी these many forms? Anyone? कब कौन सा सर्कल रहेगा वो पता नहीं पता है। कब कौन सा? एक फॉर्म से काम कब नहीं कौन सा होता। सर, अलग अलग से टाइप के सर्कल आते हैं तो एक इक्वेशन फिट नहीं होगा, एक ही इक्वेशन नहीं हाँ फिट मतलब एक नहीं, जनरल इक्वेशन भी तो पढ़ करके सब समराइज कर सकते थे ना। व्हाई डू वी हैव टू, मतलब एक जनरल इक्वेशन पढ़ा देता और फिर उसी में सब कुछ फिट हो जाता। इतना सारा फॉर्म पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? कंस्ट्रेंट के हिसाब से इजी होने के लिए। राइट, बिकॉज डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स होंगी। तो इफ आई नो मेनी फॉर्म्स तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, मतलब वो 30 सेकेंड्स का एटलीस्ट मिनिमम एफर्ट कम लगेगा, वेयर एन जो मैं जनरल इक्वेशन को कंपेयर करूंगा और डिफरेंट फॉर्म में लिखूंगा एंड फाइनली आई विल बी गेटिंग द इक्वेशन। तो वो 30 सेकेंड्स का लॉस जो मेरा हो सकता है वेल स्टडीइंग द जनरल फॉर्म, उसको फिर कंपेयर करके एंड फाइनली गेटिंग द सोल्यूशन, वो टाइम बच जाता है काफी, ठीक है, वो टाइम काफी बच जाता है। तो दैट इज व्हाई आई स्टडी सो मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। थर्ड वन इज, और कितने फॉर्म्स? 4 फॉर्म है टोटल, 2 पढ़ लिया अभी हमने। आपने 2 क्या सेकंड मतलब, फॉर्म को कैसे डिफाइन किया है? सेकेंड फॉर्म को डिस्टेंस फॉर्मूले से h माइनस x1 का सर स्क्वायर वो नहीं प्लस सर, के, नीचे जो हाँ आपने इक्वेशन बी लिखा ना, हाँ वो इसी को एक्सपेंड एक्सपैंड कर कर दो दिया। ना, इक्वेशन को एक्सपैंड कर दो। ओके सर। द थर्ड फॉर्म इज डायमेट्रिक फॉर्म।
नाउ अभी जो डायमेट्रिक फॉर्म मैंने आपको एग्जांपल में दिया था ना, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरे पास 2 फिक्स पॉइंट्स होंगे व्हिच विल बी द डायमीटर्स, ठीक है, लेट्स से दिस इज x1, y1 एंड दिस इज x2, y2, ठीक है, और एक C पॉइंट लेंगे जिसका लोकस निकालेंगे व्हिच विल बी ऑलवेज एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो कैसे निकाल सकते हैं इसकी इक्वेशन? तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, पाइथागोरस तो पाइथागोरस थोड़ा सा लगा सकते लेंदी हैं। होगा। किसी का स्लोप रहेगा उनका प्रोडक्ट जो -1 रहेगा, उस तरीके से कर सकते हाँ हैं। सर, वो भी वेरी सही। गुड बेटा, ठीक है। मैं स्लोप ऑफ AC लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ DC लिखूंगा, दैट विल बी -1। इस चीज का यूज करके निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, k माइनस x1 अब k माइनस क्या होगा, k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 इज इक्वल्स टू k माइनस y2 अपॉन y2 upon h h minus माइनस x2 into x2, -1। हाँ इंटू होगा ये बीच में, इंटू होगा इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे अगर h और k को वापस से सब्स्टिट्यूट कर दोगे x एंड y, तो क्या आ जाएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल्स टू -1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो देखो क्या आ रही है फाइनली इक्वेशन, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे माइनस साइन के साथ, फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन समझ में आई सबको? इज दिस इक्वेशन क्लियर? थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। हाँ श्योर। इज दिस इक्वेशन क्लियर टू एवरीवन? क्या किया है मैंने यहाँ पे? यस सर। यस तो एक चीज और यहाँ पे मैं आप लोगों के मतलब जस्ट फॉर मतलब नॉट एवरीवन इज एबल टू सी दिस, बट यहाँ पे ये x में क्वाड्रेटिक दिख रही है जिसके रूट्स x1, x2 हैं। Yes. ये चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे y1 एंड y2 आर द रूट्स। ठीक है, मतलब नॉर्मली हम इस चीज को इग्नोर मार देते हैं, बट कई बार ये यूजफुल हो जाती है। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कई सारी चीजें यहाँ से यूजफुल हो जाएंगी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट क्वेश्चंस, देखेंगे उसको क्वेश्चन के टाइम पे, बट रिमेंबर दिस। तो देखो अभी जो मैं एक पॉइंट बोल रहा था ना कि क्यों हम इतना डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ते हैं, क्यों हम इतने सारे फॉर्म्स पढ़ते हैं, यहाँ पे देखो क्या हुआ कि मेरे पास अगर A और B दो फिक्स पॉइंट्स दिए हैं विच आर एक्टिंग एज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो अगर मुझे डायमेट्रिक फॉर्म नहीं पता होती तो मैं क्या करता, पहले सेंटर निकालता, सेंटर निकालने के बाद मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालता, रेडियस निकालता, तो मुझे सेंटर चाहिए होता, रेडियस चाहिए होता, फिर मैं जनरल फॉर्म में जाता। तो डोंट यू थिंक कि अगर मैंने डायमेट्रिक फॉर्म नहीं पढ़ी होती तो एडिशनली मेरी लाइफ में 30-40 सेकेंड्स लगते क्वेश्चन को सॉल्व करने में? हाँ सर, लाइफ सेविंग है ये। लाइफ सेविंग है कि ठीक है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ अ सर्किल कैसा क्वेश्चन बनता, क्या बोल रहे थे कैसा क्वेश्चन, क्या मैं बोल रहा था सर? आप बोल मुझे रहे थे ना तुम्हारा, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो टाइम बचेगा। मान लो मुझे दिया होता कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल हुज एंड डायमीटर्स आर मतलब डायमीटर के 2 पॉइंट्स गिवन थे मुझे, x1, y1 और x2, y2। तो इक्वेशन ऑफ अ सर्किल निकालने के लिए आप क्या करते फिर आप सेंटर निकालते, दोनों का मिड पॉइंट होता, फिर यहाँ से ए का डिस्टेंस निकालते जो रेडियस होता, फिर नॉर्मल फॉर्म में करते। अभी मुझे पता है कि दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, तो ये बोल रहा था। ठीक है, तो equation of a circle whose diametric
whose diametric extremities are A and B. Diametric extremities are A and B will represent a unique circle. True या false? यूनिक सर्कल, सर फॉल्स है क्या? फॉल्स है। यूनिक सर्कल कैसे? कितने सर्कल ही सर्कल? तो पाऊंगा नहीं, मतलब यूनिक उस सर्कल मतलब एक लौता सर्कल होगा ना वो। सर दो एक ही सर्कल circle होगा। बनने चाहिए। अच्छा, अगर मैंने 2 पॉइंट्स दे दिए एक ही बनेगा एक्सट्रीमिटीज ना? ऑफ अ डायमीटर, तो इससे एक ही सर्कल बनेगा कि 2 सर्कल बनेंगे? मतलब एक ही बन- कई बन सकते हैं। क्या ऐसा कई कुछ कैसे बन सकते हैं? वो सर ओवरलैपिंग एक सर्कल हो के गए। कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और x2, y2 हो सकते हैं, बट हम जब सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें पता नहीं है ना कि x1 और y1 कौन से है, तो हम अगर x1 मैंने और ये y2 को स्टेटमेंट दोनों लिखा तो बेटा, ओवरलैप ही हो अगर ये जाएंगे ना फिर। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज डायमेट्रिक एक्सट्रीमिटीज आर ए एंड बी, अगर मैंने एक ऐसा स्टेटमेंट लिख दिया तब मैं पूछ रहा हूँ, लाइक इफ AB आई का नो दैट दिस AB का लेंथ अगर वेरिएबल है तो कितने भी बन सकते हैं सर? ए बी का लेंथ वेरिएबल नहीं है ना, डायमेट्रिक एक्सट्रीमिटीज ए सर और बी फिर एक ही बनेगा। इसमें तो एक ही बनेगा। तो दिस इज द स्टेटमेंट, इसको नोट कर लो, यूनिक सर्कल ही मिलेगा। ठीक है। सर बट मुझे ऊपर वाले डायमेट्रिक फॉर्म में डाउट है, जो मैं अभी कह रहा था ना कि हमें नीचे हमें जो रूट्स मिलेंगे x1, x2 और y1, y2, उसमें हमें अगर सपोज इक्वेशन ऐसे दी होगी तो फिर हमें मतलब हम लोग ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते ना कि x1 y1 एक रहेगा और x2 y2 एक रहेगा। हम x1 और y2 को भी तो ले सकते हैं ना, एक हाँ ले कोऑर्डिनेट सकते हैं, को। लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि कौन से क्वाड्रेंट्स आएंगे। मतलब मैंने क्या किया, x माइनस x1 x माइनस x2 किया, मतलब इक्वेशन ऑफ अ सर्किल के लिए है। इन रूट्स का यूज कैसे करना है वो बाद में देखेंगे, क्वेश्चंस में देखेंगे। ओके सर, ओके सर। हाँ, अभी मैं ये नहीं कह रहा था कि x1 और y2 एक पॉइंट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। यस सर। ओके, नेक्स्ट, ये तो हो गया। चलो, next is the general form of a circle. Fourth and the last form is general form of a circle. तो general form of a straight line क्या थी? Anyone? What was the general form of the straight line? ax सर plus ax by plus by plus plus equal to c 0. ये हमें कैसे मिला था जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हमें कैसे मिला था? एनीवन? वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक्स एक्स एक्सिस पे ए पे इंटरसेक्ट करेगा, वाई एक्सिस पे बी पे इंटरसेक्ट करेगा। वो इंटरसेप्ट से यूज करके किया था। इंटरसेप्ट यूज करके किया था। बाय ऑब्जर्वेशन नहीं किया था कि x का बाय x के साथ कुछ ऑब्जर्वेशन कोफिशिएंट किया था, होगा कुछ कोएफिशिएंट हो उसके साथ भी कोई और कोएफिशिएंट। एक कांस्टेंट टर्म होता है, तो बाय ऑब्जर्वेशन ही किया था ना? हाँ सर, हाँ अच्छा, ओके वो ओके ओके, बाय दूसरा ऑब्जर्वेशन। वो नॉर्मल फॉर्म के लिए बोला। बाकी सारे हाँ फॉर्म्स अलग मैं हैं, जनरल फॉर्म हमने बाय ऑब्जर्वेशन ही किया था। अच्छा अब अगर मैं जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल देखूं, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल देखूं, तो मैंने एक इक्वेशन बी लिखी थी यहाँ पे, आप लोग को याद है ये वाली? ठीक है, मैं इसको अभी नीचे भी लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x x1 माइनस 2y y1, सबने नोट की थी ना अभी इक्वेशन? ठीक है, उसके बाद क्या था? माइनस प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर मैंने एक कोनिक वाली जनरल इक्वेशन आप लोगों को ऑलरेडी बता रखी है। क्या है वो? एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को कंपेयर करें तो आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे सर्किल की इक्वेशन में कोई xy का टर्म नहीं है। हाँ सर, हाँ
दिख रहा है ना? तो अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, और वेरिएबल्स तो यही सारे यूज करने हैं क्योंकि कोनिक वेरिएबल्स हैं ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी जनरल इक्वेशन? जनरल इक्वेशन विल बी, कोई बोलो, एनीवन? ax square ax स्क्वायर, plus plus by by square square हाँ, plus वेरी गुड, 2gx प्लस 2gx, वेरी गुड, plus 2fy plus c equal to 0. is equal to 0. प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अगर मैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, क्योंकि ये हमने जनरल फॉर्म अभी देखी थी, इक्वेशन नंबर बी आई थी हमारे पास ऊपर, और इसको इससे कंपेयर किया, तो यहाँ पे एक्स वाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 होता है, और इस इक्वेशन को फर्दर ऑनवर्ड्स आई विल बी रिप्रेजेंटिंग विद s। अगर मुझे ये लिखना है तो मैं सीधे लिखूंगा s इज इक्वल्स टू 0। तो ये नोशन हम फॉलो करेंगे, मैं नहीं फॉलो करता हूँ, ये सारी बुक्स फॉलो करती हैं। s इज इक्वल्स टू 0 अगर मैं लिख रहा हूँ तो वो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये नोशन हम फॉलो करेंगे। सर्कल की ना सिर्फ, हाँ, सर्कल के लिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो सेंटर क्या आएगा? एनीवन, व्हाट विल बी द सेंटर हियर? अगर मैंने सर्कल की जनरल इक्वेशन ऐसे लिख दी है, इफ आई एम राइटिंग द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर सी, तो व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल? एनीवन? कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा। करो, बताओ। 2g और 2f होगा। 2g और 2f होगा, ये है मेरे पास सर्कल की इक्वेशन। सॉरी सर, एक मिनट। हाँ, सर माइनस जी और माइनस एफ होगी क्या? वेरी गुड, माइनस जी एंड माइनस एफ होगा सेंटर। कैसे माइनस जी और माइनस एफ होगा? देखो ध्यान से, क्या कर सकते हो? सीधे कंपैरिजन से कर सकते हैं हम लोग। पिछले वाले अच्छा, एक और चीज यहाँ मुझे बतानी है, सॉरी मिस हो गया। यहाँ पे हाँ, a और b will be equal to 1. Why sir? a and b will be equal to 1. सर्किल में दो चीजें होती हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जो होता है वो मेरा 0 होता है, और a और b इक्वल टू 1 आते हैं। मतलब अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर नहीं होगा तो वो सर्किल नहीं रिप्रेजेंट करेगा। और ये चीज थोड़ी ऑब्वियस लग भी रही है। कुछ मतलब अगर वाई स्क्वायर का टर्म ज्यादा हो गया तो वाई की तरफ ज्यादा बज हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट ज्यादा आ गया तो एक्स की तरफ ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट? तो a और b शुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सेंटर निकालने के लिए क्या करोगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फॉर्म करोगे। तो इस इक्वेशन का अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करोगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? जी स्क्वायर। देखो यहाँ से एक जी स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा, यहाँ से एक एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा, और माइनस सी। इसको मैं x माइनस जी का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ। अभी सही है? सर बट ऊपर आपने प्लस 2gx और माइनस जी। तो लेट्स टेक दिस एज प्लस प्लस और माइनस जी और एफ सेंटर रखते हैं। माइनस एफ। हाँ सही है, माइनस जी और माइनस एफ, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है, समझ गया ना अभी? हाँ, यहाँ माइनस जी स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट, सही लिखा हुआ है। तो सेंटर यहाँ से माइनस जी और माइनस एफ आ गया। रेडियस क्या आएगा? सर अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। वेरी गुड, रूट ऑफ जी स्क्वायर
प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ से ये जो जनरल फॉर्म आती है मेरी, जनरल फॉर्म होती है मेरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। रिमेंबर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 होता है और a और b इज इक्वल्स टू 1 होते हैं जनरल इक्वेशन में, जो कॉनिक वाली इक्वेशन हमने पढ़ी थी। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 हो जाए एंड a और b का मतलब a और b की वैल्यू 1 हो जाए, तो वो जो इक्वेशन होती है वो सर्कल रिप्रेजेंट करती है। एंड वंस यू हैव अ सर्कल, तो उसका सेंटर जो होता है वो माइनस जी और माइनस एफ होता है, और जो रेडियस होता है दैट इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब अगर रेडियस रूट में दिया हुआ है तो इज इट अ पॉसिबिलिटी कि रेडियस मेरा इमेजिनरी हो जाए? हो सकता है, हाँ, है ना? लेकिन इमेजिनरी पॉसिबल सर है? फिर इमेजिनरी तो फिर टर्म्स सर्कल ही होने नहीं रहेगा ना, चाहिए ऑलरेडी। फिर तो सर्कल ही नहीं रहेगा। मतलब सर्कल रहेगा या नहीं रहेगा, बट पॉसिबल वैल्यू तो है ना। हाँ, हो सकता इमेजिनरी है। पॉसिबल है तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीज पढ़ेंगे कि जैसे मेरे पास एक रियल नंबर लाइन होती है ना, थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने वैसा पढ़ा ही है, एक टारगेट प्लेन रहता है उसमें इमेजिनरी वैसे ही प्लेन। मेरे पास एक इमेजिनरी प्लेन भी होता है। तो आई हैव एन रियल प्लेन एज वेल एज इमेजिनरी प्लेन, तो ये सर्कल जो आएगा वो इमेजिनरी प्लेन में आएगा। बट ठीक है, वी विल डिस्कस इट इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, ऐसे डिनाई नहीं करोगे। और फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड चीज, व्हाट विल हैपन इफ रेडियस बिकम्स 0? पॉइंट होगा एक। पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट होगा एक, पॉइंट होगा। ये पॉइंट, और बहुत जगह इसको पॉइंट सर्कल भी बोलते हैं, पॉइंट या पॉइंट सर्कल भी बोलते हैं बहुत जगह। तो पॉइंट सर्कल इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मतलब ऑल द सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट कभी डिस्कस कर लेंगे। तो दैट विल रिप्रेजेंट अ पॉइंट, ठीक है। अगर ये रेडियस इज इक्वल टू 0 हो गया मेरे पास, तो बेसिकली वो एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल बी अ पॉइंट। डिस्कस करेंगे कभी इसको, मतलब ऐसा नहीं है मैं सर्कल पढ़ाते पढ़ाते आई विल बी डिस्कसिंग दिस, ऐसा नहीं है कि मैं इसको टाल रहा हूँ, ठीक है। तो 4 तरह की इक्वेशंस हमने पढ़ी। सबसे पहला इज द बेसिक वन, स्टैंडर्ड सर्कल। नेक्स्ट इज सेंटर रेडियस फॉर्म, जहाँ पे मुझे सेंटर पता है और रेडियस पता है, और किसी भी इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन के लिए 2 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, एक सेंटर और एक रेडियस। नेक्स्ट हमने पढ़ा डायमेट्रिक फॉर्म, तो डायमेट्रिक फॉर्म में हमने स्लोप का यूज किया। एंड फाइनली जो इक्वेशन आई x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। एंड फाइनली हमने जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल पढ़ा। तो जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल में, ये तो स्ट्रेट लाइन के लिए बताया था मैंने, हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x1, ये जो ऊपर मैंने इक्वेशन बी लिखी थी उसी को लिखा। एंड वहां से स्टडी करके मैंने देखा कि ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आ रहा है। एंड इस इक्वेशन को मैं एस इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब फाइनली विल बी रिप्रेजेंटिंग दिस इक्वेशन विद एस इज इक्वल टू 0, नॉट दिस वन। और यहाँ पे सेंटर मेरे पास फाइनली आफ्टर कैलकुलेशन माइनस जी कॉमा माइनस एफ आया, और रेडियस आया रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इमेजिनरी पॉसिबल है रेडियस, और रेडियस इज इक्वल टू 0 अगर हो रहा है तो पॉइंट, और पॉइंट सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी को कोई डाउट अभी तक? क्लियर है सबको? क्वेश्चन करें तो ओके। सो क्वेश्चन इज, जिसको मैं बोलूंगा वो आंसर करेगा। लेट मी फर्स्ट फाइंड अ पर्सन टू आंसर। कोई छोड़ के जाना मत मीटिंग, ओके। मानसी, आप हो मीटिंग में? मानसी, आर यू देयर? अरे छोड़ के मत जाना, इसका ये मतलब नहीं कि बोलना भी बंद कर दो। ठीक है मानसी, क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। Okay, I have a question saying that
मेरे पास find the circle, find center and radius of a circle 2x square plus 2y square plus 3x minus 4y minus 1 is equals to 0. जल्दी center बताओ मानसी. What will be the center? Anyone? What will be the center? 3/4, 1. 3/4, 1. नहीं सर -3/4 -3/2 और 1 सर। -3/2 वाला कौन है? सर -3/4 और 1 रहेगा। -3/4 सर, 1. ये -3/2 वाले जितने भी है ना, ये बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, क्या करना है ना, सबसे पहले तो हमें इसका कोफिशिएंट 1 करना है, उसके बाद फिर हम फर्दर लिखेंगे। तो सबसे पहली चीज होती है कि इसका कोफिशिएंट 1 कर लो, उसके बाद फिर सोचो। इसका कोफिशिएंट अगर 1 कर लिया तो देखो अब इसका भी हाफ लिखना है आपको और नेगेटिव साइन के साथ, तो -3/4, और इसका भी हाफ लिखना है नेगेटिव साइन के साथ, तो +1। समझ में आया मानसी? क्लियर है? Yes, sir. What will be the radius then? बताओ। Sir, √33/4. Very good. Radius will be √33/4. Radius क्या है? रूट ऑफ g square plus f square minus c। तो यहाँ पे g क्या हो जाएगा? 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर करोगे तो 9/16 प्लस f करोगे तो 1 ही आएगा, और c कितना है? -½ तो -½ का माइनस करोगे +½ आ जाएगा। तो फाइनली अपॉन कैलकुलेशन √33/4 रेडियस। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, आई होप सबको समझ में भी आ गया होगा। सर एक बार स्क्रॉल अप कीजिए ना, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल के पास। जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल के पास ये रहा, ये जो ब्लू में लिखा हुआ है। सर इसमें तो आपने सेंटर -g/(f) दिया है ना? हाँ ठीक है, तो तो आपने यहाँ पे वहाँ हाँ पे हाफ क्यों किया? बेटा, ये यहाँ पे इक्वेशन में 2g है ना। ओके सर, ठीक है, यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए मान लो मैंने बोला कि सर्कल इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स, तो एक फाइनली या 4 पॉइंट्स, एक फाइनली यूनिक सर्कल डिफाइन करने के लिए मुझे कितने नंबर ऑफ मिनिमम पॉइंट्स चाहिए? 3 पॉइंट्स है। कितने? मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए। सबको ये बात समझ में आती है ना? यस सर। हाँ सर, तो अगर मैंने थ्योरम था ना, ठीक है, पढ़ रखा है सबने, तो दैट इज वेरी गुड। तो अगर मान लो मैंने 3 पॉइंट्स दे दिए, 2,0, 3,4 एंड लेट्स से -2,1 ले लेते हैं, आर द 3 पॉइंट्स through which the circle is passing? अब मैंने बोला अगर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो कैसे निकालेंगे? एनीवन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ऑर्थो सेंटर सर अज्यूम कर लेंगे सेंटर, फिर डिस्टेंस, या फिर सर ट्रायंगल बेसिकली हम बना लेंगे और जैसे उसका सर्कमसेंटर निकालते थे उस तरह से कर लेंगे। वेरी गुड। ट्राइंगल मतलब तीनों पॉइंट्स को मान लेंगे कि दे आर लाइंग ऑन अ ट्राइंगल, एंड देन आई कैन फाइंड द सर्कमसेंटर, तो सेंटर निकल जाएगा तो रेडियस भी निकल जाएगा, एंड वंस आई हैव सेंटर एंड रेडियस, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। तो दैट इज वेरी गुड, दैट इज मेथड 1, एंड मेथड 1 इज ज्योमेट्रिकल अप्रोच, जो हमें बताइए अभी।
ज्योमेट्रिकल अप्रोच में क्या करेंगे कि विल सर्कमसेंटर ज्योमेट्रिकल अप्रोच में मान लूंगा कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो ट्रायंगल पे लाई कर रहे हैं, उनका सर्कमसेंटर निकाल दूंगा। ठीक है, तो चलो दिस इज वेरी गुड, दिस इज वन अप्रोच। एनी अदर मेथड? जनरल फॉर्म में पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जनरल फॉर्म में पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, दैट इज आल्सो अनदर मेथड। सेकेंड मेथड इज मेथड 1। पहले मैं मेथड 2 डिस्कस करता हूँ, उसके बाद फिर मेथड, या चलो ठीक है मेथड 1 लिख दिया तो पहले मेथड 1 ही डिस्कस करते हैं। देखो ये पॉइंट सबको समझ में आया, मेथड 2 इज आल्सो करेक्ट, लेकिन मैं मेथड 1 प्रेफर करूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। याद है आप लोगों को सर्कमसेंटर निकालने के लिए मैंने एक चीज बताई थी। हाँ, अच्छा आप लोगों को एचएम सर ने जब क्लास लिया, एचएम सर ने पूछा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला मेथड पढ़ाया गया है, तो आप लोगों में किसी ने भी नहीं बोला कि यस। क्यों? पढ़ाया तो था बाद में। सर याद ही नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? मतलब थोड़ा देर बाद क्लिक हुआ, सर ने पूछा हाँ सर, कंस्ट्रक्ट कैसे करते, तब सूझा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और मैंने बताया था, एचएम सर मुझसे बोल रहे थे कि बताया नहीं था क्या, तो मैंने बोला सर बताया तो था। सर बाद में याद आ गया, अभी याद नहीं आया। चलो, तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द, मतलब मैंने इनिशियली जब बताया था तो इनिशियली मैंने उस तरह से बताया था कि सेंटर से हर पॉइंट का डिस्टेंस लेके करोगे। बाद में मैंने पर बाद में जब एक हमने एडवांसमेंट, स्लोप फॉर्म और वो सब सीख लिया था तब आपने हाँ, बताया था, तो इसलिए वो तब थोड़ा मैंने भूल गया। बताया था। हाँ सर। तो हम क्या करेंगे, सर्कम सेंटर मानेंगे और मिड पॉइंट निकालेंगे इसका। तो इसका मिड पॉइंट कितना आ रहा है ए बी का? सर 5/2 और 2 5/2, और ए सी का सर 0,1/2 0,1/2। तो अभी ध्यान से देखो तो स्लोप ऑफ ए बी कितना आ रहा है? सर 4 आ रहा है। स्लोप ऑफ ए सी कितना आ रहा है? 1/4 1/4 सर -1/4 -1/4 आ रहा है। ओह, ये तो बहुत इजी सी इक्वेशन बन गई। क्यों? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। अगर ये परपेंडिकुलर हो गए तो बी और सी विल बी द डायमीटर्स। यस। पर चलो ठीक है, जनरल फॉर्म से करते हैं। डायमेट्रिक फॉर्म भी बताता हूँ इसका। देखो क्वेश्चन बहुत इजीली हो गया, क्योंकि क्या हो गया कि मैंने ए बी लिया और ए सी लिया, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो बी एंड सी विल बी एक्टिंग एज डायमीटर्स, राइट? डायमेट्रिक फॉर्म हो गई। दिख रहा है सबको? हाँ। डायमेट्रिक फॉर्म में यही चीज तो हमने ली थी ना बेटा, कि स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोगों को? यस। इंटू एम ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू -1। तो वहां से तो ये डायमेट्रिक फॉर्म से इसका इक्वेशन लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो डायमेट्रिक फॉर्म से इक्वेशन क्या हो जाएगी? x-3 इंटू x+2 प्लस y-4 दो इक्वेशन इंटू आएंगे, दो इक्वेशन पहले आएंगे। मेथड से दो इक्वेशन आएंगे, तो उनको होमोजेनाइज करके सर्कल मिलेगा क्या? हाँ मिले, दो इक्वेशन आएंगे, दोनों को होमोजेनाइज करके सर्कल मिलेगा। काफी भारी चीज पूछ ली तुमने बेटा। नहीं देखते सर, हैं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ ना, एम ऑफ ए बी 4 आ गया, जिससे परपेंडिकुलर लाइन का नॉर्मल मेथड, ये तो डायमेट्रिक फॉर्म से हो गया। मान लो ये परपेंडिकुलर नहीं आते एक दूसरे से, तो कैसे करना है? नॉर्मल मेथड ही कर रहा हूँ मैं। तो मुझे क्या करना होगा, इस लाइन से इस लाइन के परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और फिर सिमिलरली इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब सॉरी इस लाइन का, राइट? तो पॉइंट मुझे पता है, इस लाइन का परपेंडिकुलर स्लोप विल बी -1/4। तो इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं। इक्वेशन क्या हो जाएगी? y-2 is equals to -1/4 x -5/2, राइट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन ये हो जाएगी, लाइन ओपी।
y minus y1 is equals to m times of x minus x1. Similarly, m of AC अगर -1/4 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 4 होगा. तो इक्वेशन ऑफ लाइन OQ क्या हो जाएगी? Anyone? What will be the equation of line OQ? बोलो बेटा. ये हो जाएगी. सर डायग्राम दिखाओ ना एक बार. देखो 0,2 1/2 क्यू पॉइंट था, 5/2, 2 ये वाला पॉइंट था. इस लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर O ऑर्थो सेंटर था. हाँ, तो अगर O ऑर्थो सेंटर हो गया तो OP लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? OP इज परपेंडिकुलर टू AB, तो AB का परपेंडिकुलर स्लोप -1/4 हो गया. तो क्या हो जाएगा? y - 2 इज इक्वल्स टू -1/4 x - 5/2 वो लिखा है यहाँ पे. सिमिलरली इस लाइन का परपेंडिकुलर स्लोप 4 हो जाएगा. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y - 1/2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ x. वो लिख दिया. अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करके इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ. वही मेरा सेंटर हो जाएगा. सेंटर क्या आ रहा है? सिंप्लीफाई दीज टू इक्वेशन A एंड इक्वेशन B. सेंटर क्या आ रहा है मेरे पास? क्या आ रहा है सेंटर? दो लाइन से जल्दी सिंप्लीफाई करो. सर सब चले गए क्या 1/2, मीटिंग छोड़ के? 5/2. वेरी गुड बेटा. 1/2, 5/2. सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना प्लीज. थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो. यस सर. हाँ यहाँ तक. सर नीचे अगले वाले पेज से. हाँ सर इधर से. सर हाँ बेटा. सर आपने लाइन ऑफ पी क्या किया? एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो. सॉरी बेटा, शाकिदीप क्या बोल रहे हो? सर वो आपने लाइन ऑफ पी क्या किया? एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो. बेटा मैंने क्या किया ना, ऑर्थो सेंटर निकालने की कोशिश की है. तो अगर मुझे AB का स्लोप पता है तो मुझे से परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पता चल जाएगा. और P पॉइंट मुझे पता है मिड पॉइंट हो जाएगा. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मीट होते हैं वही ऑर्थो सेंटर होता है ना. सर्कम सेंटर होता है ना. सर आप ऑर्थो सेंटर निकाल. सर्कम सेंटर ओ इज सर्कम सेंटर. अच्छा सर ओके. हाँ, अगर सर्कम सेंटर पता चल गया तो वही तो सेंटर ऑफ द सर्किल हो जाएगा ना, जो तीनों पॉइंट से पास होगा. हाँ सर वो पता है. हाँ, तो बस सर्कम सेंटर निकालने के लिए यूज किया. तो लाइन OP लाइन OQ की इक्वेशन निकाल ली, दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया तो सेंटर आ गया. रेडियस बताओ. रेडियस क्या आएगा? सर √34/2. √34/2 आ रहा है. कोई वेरीफाई करो इसको. यस सर, √34/2. तो इक्वेशन ऑफ सर्किल ऐसे भी निकाल सकते हो ना. क्या हो जाएगी फिर? x - ½ का होल स्क्वायर प्लस y - 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34/4. यहाँ से भी इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गई. तो दिस वाज मेथड 1. मेथड 1 क्या था? ज्योमेट्रिकल अप्रोच. ये मेथड मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि सर इसमें सेंटर तुरंत निकल जाता है और फिर रेडियस निकालने में थोड़ा सा टाइम जाता है. मतलब सेंटर निकालने से मतलब ये दो इक्वेशंस तो मुझे तुरंत निकल जाती है, लाइन OP और लाइन OQ. अगर एक बार ये दोनों चीजें आ जाती हैं तो फिर सेंटर निकल गया, सिंप्लीफाई करने के बाद रेडियस निकालना फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन है, हो जाता है. नाउ सेकेंड मेथड इज, ये मैंने एडिशनल चीज बताई है, ठीक है. दिस इज
इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि जो मैंने पॉइंट्स लिए, व्हाट हैपेंड कि वो पॉइंट्स जो थे मेरे वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर आ गए, तो ये मेरी डायमेट्रिक वाली इक्वेशन डायरेक्टली लग गई। डायमेट्रिक वाली इक्वेशन का एप्लीकेशन सबको समझ में आया? Yes. Yes, sir. हाँ सर। तो ये मैंने एडिशनली बताया, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व विथ मेथड 2। मेथड 2 से सेम चीज सॉल्व करते हैं। मेथड 2 क्या है? किसी ने बताया था ना मेथड डिस्टेंस 2 क्या फॉर्मूला, है? जिसमें हमने सेंटर को अज्यूम कर लिया और फिर डिस्टेंस हम लोग इक्वल कर देंगे। जनरल इक्वेशन में डालना। जनरल इक्वेशन। हाँ, बेसिकली अलजेब्रिक अप्रोच, वही जनरल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जनरल इक्वेशन डिस्टेंस फॉर्मूले से ही आती है ना? हाँ ठीक है, तो वो सेम ही चीज हो गई जो आप लोग बोल रहे हो। तो फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल अप्रोच, सेकंड वन इज ज्योमेट्रिकल अप्रोच, सॉरी अलजेब्रिक अप्रोच। तो अलजेब्रिक अप्रोच में क्या हो रहा है, देखो मुझे पता है कि मेरे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, राइट? सर 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन आ जाएंगे तो सिंपलीफाई हो जाएगा। राइट, वेरी गुड। तो मेरे पास पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं, 2,0, 3,4 एंड -2,1। तो 2,0 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो 2,0 रखोगे तो क्या आएगा, बोलो जल्दी से उर्ली। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 + 8g = 0। 4 प्लस 8 4g प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 क्या आएगी, 3,4 रखो तो क्या आ रहा है, सिक्स जी प्लस 8f प्लस c प्लस 25 0। ये इक्वेशन 2 हो गई मेरे पास। इक्वेशन 3 बताओ, -4g प्लस 2f प्लस c प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 3 हो गई। तो ये 3 इक्वेशन हो गई मेरे पास। इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है, 3 वेरिएबल्स हैं g, c और f, निकाल सकते हो। ये थोड़ा बहुत ही क्या कहते हैं अनप्रोडक्टिव सा मेथड लगता है, मतलब इसमें कुछ दिमाग नहीं लग रहा होता है, आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हो एंड फिर फाइनली कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा होता है। मतलब 3 इक्वेशन सिंप्लीफाई करना थोड़ा टीडियस, मतलब बहुत कैलकुलेटिव सा है विदाउट एनी एफर्ट ऑफ द ब्रेन बेसिकली, इसलिए मैं ये मेथड प्रेफर नहीं करता हूँ। बट ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो, देखो फाइनली क्या आ रहा है, 2g। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहा हूँ, c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2g प्लस 8f प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली लेट्स डू 1 and 3 ऐड कर, 1 and 3 ऐड कर दोगे, नहीं फिर तो c रह जाएगा ना, मैं बेसिकली c एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सब्सट्रैक्ट ही कर देते हैं। हाँ, तो 2 - 3 करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 10g प्लस 6f प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन आ गई, सिंप्लीफाई करो। f क्या आ रहा है बताओ, कोई थोड़ा सा भी स्मार्ट होता तो ऊपर हम निकाल चुके हैं f/g। देखो क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। 1/2 5/2 -5/2 और g क्या आ रहा है, -1/2। ठीक है, तो एक सिंप्लीफाई करके चेक कर लो सही है कि नहीं। हाँ c क्या आ रहा है यहाँ पे, 85 by minus हम 34 आ रहा है। -85/34 आ रहा होगा, हाँ सर, 17 से कट जाएगा। ताकि नहीं निकल रहा है।
ठीक है, सी क्या आएगा? किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज। ये सब तुम लोग नोट डाउन कर रहे हो ना, जो मैं लिखता जा रहा हूँ? यस हाँ सर, हाँ सर। थोड़ा बहुत छूट गया। थोड़ा बहुत छूट गया, चलो नोट्स शेयर कर दूंगा मैं। सी बताओ यहाँ से। c -2, वेरी गुड, c इज -2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2g प्लस 2gx होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -x प्लस 2fy, तो आ जाएगा -5y माइनस प्लस c, तो -2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द सर्किल आ गई। तो दो मेथड से हम निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्किल। वन इज द ज्योमेट्रिकल अप्रोच, ठीक है, डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट मेथड यूज होता है, तो आई एम नॉट सेइंग दैट ज्योमेट्रिकल अप्रोच ही फॉलो करो, बट स्टिल ज्योमेट्रिकल अप्रोच समझ में आनी चाहिए सबको। दिस इज द मोर टेक्निकल अप्रोच सॉर्ट ऑफ कह सकते हो, ज्यादा अच्छा अप्रोच लगता है मुझे ये, क्योंकि 3 पॉइंट्स अगर आपको नोन है तो आप ट्रायंगल बना सकते हो, उनसे पास करने वाला एक सर्कल निकालना है, तो मुझे सर्कम सेंटर निकालना है। सर्कम सेंटर निकालने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। वंस आई हैव द सर्कम सेंटर, तो मैं रेडियस निकाल सकता हूँ अकॉर्डिंगली, एंड एक बार सेंटर और रेडियस आ गया तो फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हो। मेथड 2 इज द अलजेब्रिक अप्रोच। अलजेब्रिक अप्रोच में क्या होगा, 3 पॉइंट्स मुझे गिवन है, तो तीनों पॉइंट्स से क्या कहते हैं, तीनों पॉइंट्स को सिंप्लीफाई कर लो, जी, एफ और सी की वैल्यू निकाल लो, एंड वंस यू हैव द वैल्यू तो फिर आप फाइनल इक्वेशन लिख सकते हो जनरल इक्वेशन में कंपेयर करके। ठीक है, तो दीज आर द 2 अप्रोचेस जो हमने पढ़नी थी और हमने पढ़ रखी है। तो आई होप किसी को बेसिक लेक्चर में सर्कल्स के कोई डाउट नहीं होगा अभी तक। आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, असाइनमेंट शेयर करूंगा मैं, फिर वो करना शुरू करेंगे। तो अभी तक आई होप सबको सब चीज क्लियर होगी। यस सर। यस या नो? यस ठीक सर। है, ओके, वेरी गुड। 7:30 onwards we have a session, right? Yes. सर क्या तो डिस्कस आप लोगों करेंगे? का असाइनमेंट डिस्कस करेंगे ना, जो कर रखे हो। हाँ सर। डाउट सेशन है ना? हाँ, तो असाइनमेंट्स डिस्कस करते हैं 7:30 onwards। मैं मीटिंग आईडी पासवर्ड शेयर करूंगा ग्रुप पे, और आज के लिए अभी कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ बेसिक जनरल सर्कल की इक्वेशन का। नेक्स्ट वीक में देयर विल बी अ सीए प्लस TWT भी होगा, उसका नोटिफिकेशन भी मैं भेजता हूँ 1-2 दिन में, मतलब आज शाम तक या कल दोपहर तक मैं भेजता हूँ उसका भी नोटिफिकेशन कि TWT कब होगा, उसकी टाइमिंग क्या होगी। ठीक है, ओके सर, चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। Bye. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर।